नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश करूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चुनाव जीतने की एक पुर्जा बनकर रह गई है, या चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया है? उसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना ही रह गया है। इनके प्रकार सत्ता से चिपकना ही रह गया। ये सवाल मात्र इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र कुमार बोस ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए जिस प्रकार के उद्गार व्यक्त किए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अपने बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राजनीति के बिल्कुल विपरीत बताया, उससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने नीति और सिद्धांतों से बदल गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2016 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र कुमार बोस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी में ने शामिल होने के बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरे देश स्तर पर प्रचारित किया और उन्हें पश्चिम बंगाल का उपाध्यक्ष भी बनाया। अब जब भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को अच्छी तरह से समझते हुए ये नेताजी के पौत्र जब इस तरह का बयान दे रहे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं, उनके अनुसार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मतदाताओं के बीच तमाम तरह की चालें चलती है, बल्कि उन्हें विभिन्न जातियों धर्मों में बांटती है। यहाँ तक कि चुनाव एकीकृत करने के लिए वह किस प्रकार से जात एवं धर्म को बीच में लाती है, ये सभी लोगों ने देख लिया। 2014 में ही जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, उस समय ही संभवतः ये पहली बार हुआ होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने अपनी जात को बताया होगा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। तमाम लोग प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं बताया। और जिस प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार बनाने के खातिर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विपक्ष मुक्त भारत का सपना देख रही है और
उन्हीं लोगों को शामिल होती अपने दल में करती जा रही है जो कि उनके अनुसार भ्रष्ट हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस दल की ओर है। कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को सरकारी जांच एजेंसियों आज से धमकाकर किस प्रकार से अपने पाले में लाया गया। अन्य दल भी इस संबंध में अछूते नहीं बचे। यहाँ तक कि जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी साबित किया उनको भी अपने दल में लिया। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी SIR से लेकर विभिन्न तरह के खेल खेल रही है कि किन प्रकारेण वो पश्चिम बंगाल के में भी किसी तरह अपना कब्जा जमा सके। जिस तरह से वो एक धर्म विशेष को टारगेट करती है और उनके मतों को योजनाबद्ध ढंग से कटवाया जाता है, वो सभी आप लोगों ने विभिन्न राज्यों में, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हों, दिल्ली के चुनाव हों, महाराष्ट्र में किस प्रकार से वोटों का जुगाड़ किया गया, किस प्रकार से बिहार में वहाँ के मतदाताओं की लाखों मतदाताओं के वोट काटे गए। यहाँ तक कि कई जिंदा मतदाताओं को भी मृतकों की सूची में डालकर उन्हें मतदान से वंचित किया गया। ऐसा ही खेल पश्चिम बंगाल में भी होता हुआ दिख रहा है, जहां चुनाव आयोग के सहारे मतदाताओं को मतदान से दूर रखने की कोशिश की जा रही। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में भी यही भारतीय जनता पार्टी एक चार्जशीट लेकर आई और उसने आरोप लगाया कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार वो कर रही है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और यहाँ पर घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी तमाम तरह के उपाय के। ये घुसपैठिया भी शब्द एक तरह का ऐसा हो गया है जो कि चुनावी राज्यों में सुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाती है और चुनाव के बाद वो इन घुसपैठियों को भूल भी जाती है। कल नोएडा के जेपर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन करने के बाद जिस प्रकार प्रधानमंत्री विपक्ष की राजनीति पर वार करते दिखे, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते समय सुभाष चंद्र बोस के पौत्र ने जो बात कही है उसमें जरा भी गलती नहीं। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम था, अच्छा रहता कि प्रधानमंत्री उद्घाटन इसका वहीं से कर देते, रिमोट के जरिए भी उद्घाटन हो सकता था। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति को साधने के लिए जिस प्रकार से लोगों की भीड़ जुटाई, आसपास के विद्यालय बंद कराए गए और भीड़ को ढोने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया। AI समिट में जिस प्रकार युवाओं ने अपने मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा, कहीं युवक इसी प्रकार की कोई हरकत न कर दें, इसको लेकर
बड़ी सावधानी बरती गई। ऐसे लोग जिन्होंने काले रंग के वस्त्र धारण किए थे या जिनका पैंट भी काला था, ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को, बेटियों को सभा में शामिल नहीं होने दिया गया। कई स्कूल ऐसे थे जिनमें कि काले पैंट पहनने की ड्रेस थी, लेकिन उनको भी बाहर रहना पड़ा, वो शामिल नहीं हो पाई। आखिर सरकार अपने ही युवाओं से डर क्यों रही? उस सभा में भी प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सभी का कर्तव्य है कि कृपया सरकार के साथ खड़े होकर ऊर्जा संसाधनों की बचत करें। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने खुद ही हजारों वाहनों को लगाकर डीजल या अन्य ऊर्जा ज़रूरतों का दोहन किया, खर्च किया, वो रोका भी जा सकता था। लेकिन फिर वही बात जो कि नेताजी के पौत्र ने रखी कि चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी कदम उठाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। इस समय जब देश में बुरी स्थिति है, आर्थिक मुद्दे पर, गैस आदि की कमियों पर, विभिन्न मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए खर्चीली रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इन प्रकार ने इसका संकेत मात्र इसीलिए है कि विपक्ष को किसी भी तरह नीचा दिखाया जा सके और इन 5 राज्यों में जहाँ पे कि चुनाव होने हैं, वहाँ किसी प्रकार उन चुनावों को अपने हित में किया जा सके, अपने पक्ष में किया जा सके। आज नेताजी के पौत्र बाहर हुए हैं, आप ये तय मानिए। इसी प्रकार जो लालची लोग होंगे उनकी तो मैं कह नहीं सकता, वो अपमान सह के भी सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन जिन लोगों में रीढ़ की हड्डी जिनकी सीधी होगी, निश्चित तौर पर वो नई भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलने में ही अपना हित समझेंगे। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।